Okay. Well, Akriti, tell me something about what is Nazul land? सर नजूल लैंड इज बेसिकली गवर्नमेंट लैंड, जो कि सरकार अगर जरूरत पड़े तो उसे लीज पर भी दे देती है। Okay. और उस पे अक्सर सरकार की कुछ प्रॉपर्टीज बनी हुई होती हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड ऑल। Okay. और नजूल लैंड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सर नजूल लैंड ये सर एक तरह की एनिमी प्रॉपर्टीज से निकली हैं। जब भारत में सर हम डिवीजन के पहले की बात है कि जो भी कोई बाहर के लोग रहते थे यहाँ पे, या जो पाकिस्तान में अब चले गए वे रहते थे, जब वे डिवीजन के दौरान अ, छोड़ गए भारत, तो उनकी जो जमीनें थी वो भारत सरकार ने अपने अंडर ले ली, तो हम्म। उन्हें सर नजूल लैंड कहा गया। ओके। ओके आकृति, ये बम्बी बकेट अभी न्यूज में थी, ये क्या होती हैं? आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज ये बट मेमोराइज। ये फॉरेस्ट फायर्स के लिए जो अभी यूज की गई थी जी सर, जी सर, जी नैनीताल में। नैनीताल फॉरेस्ट फायर, हाँ, जी सर, जी सर। ओके। सो आकृति, अभी क्योंकि आपका जैसे 20th मई को इंटरव्यू है, इट्स इन द पीक ऑफ 20th मई, 29th मई, नहीं, 29th मई को ट्वेंटी। इंटरव्यू है। इट्स द पीक ऑफ समर, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हीट वेव? जी सर, so heat wave is basically increasing of the temperature from normal in ओके। summers. And sir, it is when the temperature rises from 40 degrees, 40 is considered normal in May, uh, more than 40 degrees in plains, more than 30 degrees in hills, and more than 37 degrees in coast. And it's mostly 6 to 6.5 degrees Celsius deviation from the normal. So when temperature rises to 46 degrees Celsius in a day, uh, sorry sir, you said. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। अमित जी, जैसे कि मैं देख रहा था आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आप इस बार का जो भारत का बजट रखा गया है उसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस प्रकार का बजट था? सर इस बार जो बजट पेश किया गया था वो सर अंतरिम बजट था। इट वाज एन इंटरिम बजट। एंड सर वो अभी भारत सरकार ने इस बार के बजट में भी ज्यादा करके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही जोर दिया है। एंड एग्रीकल्चर एंड वुमेन एम्पावरमेंट को सर फोकस में रखा गया है। तो सर मुझे लगता है कि ये इस बार का एक अच्छा बजट था, हम इससे काफी उम्मीदें कर सकते हैं। अच्छा, बजट साइज के बारे में अगर बात करें तो उस पर क्या बताना चाहेंगे आप? सर हम सॉरी, मुझे भी एग्जैक्टली साइज याद नहीं आ रहा है उसका। अच्छा, तो उत्तराखंड के आई बजट, येट हैव टू रीड। उत्तराखंड के बजट में सेम ही कंटेंट में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नई इस बार सरकार ने की है उसमें? सर उत्तराखंड बजट में सर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 80,000 करोड़ का बजट पेश किया गया इस बार सर। सर उत्तराखंड बजट में जितना सर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और सर रोजगार के लिए काफी कुछ अच्छा किया गया है, जो कि सर एक मुझे अच्छी पहल लगी। वुमेन एम्पावरमेंट, रोजगार, इसके ऊपर काफी जोर दिया गया है सर। वो एक अच्छी पहल। अच्छा। अच्छा, आप बताइए कि जो संसद में मंत्री होते हैं, मंत्री, तो सर उनके टाइप कितने होते हैं? मतलब कितने टाइप के मंत्री संसद में होते हैं, उनके मतलब क्या क्या कार्य होते हैं और दायित्व होते हैं? जी सर, सर जो हमारे संसद में सर मंत्री पाए जाते हैं वो सर होते हैं, एक तो मिनिस्टर रैंक के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और एक होते हैं सर मिनिस्टर। तो उसके अलावा सर स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं सर जो बिल्कुल ही नियर बाय होते हैं टू दी प्राइम मिनिस्टर। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप जहाँ पे एक कैबिनेट होता है, 15% लोग से ज्यादा नहीं हो सकते हैं उसमें, टोटल लोकसभा के स्ट्रेंथ का। और सर उसके बाद अलग अलग कार्यभार होता है। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू मेक इट एक्सप्लेन वेरी आपने, वेल, आई हैव टू रीड चलिए इट कोई बात अबाउट। नहीं, आपने अभी बताया कि 15% होता है, तो उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसमें कितना है कैबिनेट का साइज, कितने मंत्री हैं उसमें? मेमोराइज चलिए, राइट नाउ। चलिए कोई बात नहीं।
अच्छा, उत्तराखंड के एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बताएं आप, उसके कुछ 5 ऐसी विशेषताएं जो उत्तराखंड के एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। जी सर। सर उत्तराखंड एक बहुत ही, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें सर, तो ये बहुत ही अच्छा राज्य घोषित अभी भी साबित हो सकता है सर। वी आर येट टू गेट द पोटेंशियल ऑफ उत्तराखंड इन द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि सर हमारे पास हॉर्टिकल्चर का बहुत सारा, हाउ डू आई, हमारे अपॉर्चुनिटी। पास हॉट हाँ ये सर, हमारे पास हॉर्टिकल्चर के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास हरसिल के सेब बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस सेब है सर। उसके अलावा पीच, प्लम्स और सब कुछ। जो छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लगती है, वो लगता है कि महिला प्रधान ज्यादा है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर दें, यूथ को उसमें साथ में सर इन्वॉल्व कर दें, बिकॉज थोड़ा बेरोजगारी है वो भी यूज हो जाएगा, तो हम सर एग्रीकल्चर से बहुत अच्छा कर सकते हैं। कंसोलिडेशन नहीं होने से थोड़ा सा हम नुकसान हो जाता है, नहीं तो सर एग्रीकल्चर में वी आर रियली गुड। हायर हायर अप में सर हम खाकर, कुट्टू और बहुत सारी चीजें पैदा कर लेते हैं सर, ठंडे इलाकों में भी, जो कि आज के समय पे मिलेट्स के रूप में और बाकी सब में सुपर फूड कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर में वी आर वेरी गुड, बट येट टू गेट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट में उत्तराखंड का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे निम्नतम स्तर पर है? तो कैन आई टेक अ गेस? बताएं। उत्तरकाशी। चलिए कोई बात नहीं, ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट है। सबसे कम जहां पर हैंडीक्राफ्ट पाए जाते हैं वो टिहरी है। अच्छा, सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अल्मोड़ा। आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, अल्मोड़ा है या कोई और अन्य डिस्ट्रिक्ट? अभी मैं अल्मोड़ा याद कर पा रही हूँ, अल्मोड़ा में काफी हैंडीक्राफ्ट होते हैं। चलिए ठीक है। और ये बताएं कि उत्तराखंड में आप अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं तो उसकी जो माउंटेन्स पीक हैं उनको एक क्रम में मुझे बताएं। उनकी नॉर्थ से हाइट वाइज, साउथ। हाइट टू, उनकी जो हाइट है हाइट वाइज भी, और नॉर्थ टू साउथ। सर नॉर्थ टू साउथ आते हुए मैं सबसे ऊपर सर नंदा देवी के, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक सर नंदा देवी पीक है। और सॉरी सर, आई एम येट टू ब्रश अप दी कोई बात माउंटेन नहीं, रेंजेस। इसको एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, जी सर। धन्यवाद। हेलो आकृति। हेलो आ, सर, गुड इवनिंग। आपकी मैं जब ये डिटेल देख रहा था तो आप ब्रॉन एंड ब्रॉटअप मेरे ख्याल से यूपी हैं और एजुकेशन आपकी पंजाब में है। जी सर, मेरा बर्थ सर यूपी का है और ब्रॉट अप इन पंजाब एंड एजुकेशन इज इन तो पंजाब है सर। आप जब उत्तराखंड आएंगे तो यहाँ तो 80% हिल रीजन है, जी जिसका सर। आपको एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक, सिर्फ किताबों में हो सकता है। तो फिर आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? सर इट्स कम्प्लीटली ऑन विल एंड मैं सर पहले भी 1 साल उत्तराखंड में लगा चुकी हूँ, हालांकि वो भी प्लेन्स ही है, हरिद्वार है। लेकिन सर ये तो विल के ऊपर है, मैं किसी भी नौकरी में रहूं, अगर नौकरी करने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है सर, फिर उसमें क्या पहाड़ और क्या प्लेन। अच्छा, दूसरा, उत्तराखंड में अभी भू कानून प्रस्ताव जी। की मांग हो रही है, आपने सुना होगा। ठीक जी। है, तो आप इसको कैसे लेती हैं? सर मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेती हूँ। अगर कोई राज्य किसी भी तरह से स्पेशल है, चाहे वो हिल्स के लिए है, चाहे वो जंगलों के लिए है, सर वहाँ के जमीनों की सेफ्टी तो होनी चाहिए। और वहाँ के अगर मूल लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये सिर्फ उनके पास रहनी चाहिए, क्योंकि सर अगर हम बाहर से आते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर के वासियों को इतना नहीं पता है कि वहाँ के असली जमीन की रक्षा कैसे करनी है। वो उसे कमर्शियल रूप से उसका दोहन कर रहे हैं, और सर इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ जा रही हैं। तो सर मैं इसके पूरी तरह से फेवर में हूँ कि एक भू कानून, एक सख्त भू कानून आना चाहिए उत्तराखंड में, जिससे बाहर के लोगों को नगर निगम के अंदर ही जमीन मिले। और उसका भी सर एक मानक होना चाहिए कि इतनी ही दूरी में नगर निगम में मिल सकती है, उन्हें देने के लिए हम हर बार नगर निगम की सीमाएं नहीं बढ़ा सकते। तो मैं सर इसके फेवर में हूँ। चलिए बढ़िया है। दूसरा, आपने एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा मेंस में, जी सर। तो सबसे आपको इम्पोर्टेंट या आपका फेवरेट फिलोसफर कौन लगा? सर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का। और एडमिनिस्ट्रेशन में आप कैसे देखते हो, क्या रोल है? अ, सर
सर महात्मा गांधी जी का एडमिनिस्ट्रेशन में जो रोल है सर, वो डिसेंट्रलाइजेशन से उपजता है फॉर मी। तो अगर सर लोग सबसे ग्रास रूट लेवल पे सशक्त होंगे, तो सर हम हायर लेवल पे सबको सशक्त कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में क्या अंतर है? सर कोड ऑफ कंडक्ट जो है सर, कोई भी एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न सर, कोड ऑफ कंडक्ट वो होता है जो कोई भी एक बॉडी स्पेसिफिक, जैसे ICAI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या कोई भी बॉडी सर जो होती है वो बनाती है अपने लोगों को फॉलो करने के लिए। जी। पर सर कोड ऑफ एथिक्स इज समथिंग दैट इज वेरी ब्रॉड। इसको हम चाहते हैं कि एक तरह के सभी लोग उसे फॉलो करें। कोड ऑफ एथिक्स कैन बी अप्लाइड टू द सोसाइटी एज वेल, दैट वी इन अ सोसाइटी हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। And sir, it is applied to the bureaucracy as well, that if we are in a bureaucracy, then we are supposed to not to take corruption, do the administration well, be objective and neutral, etc. इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल एक प्राइम सोर्स है एडमिनिस्ट्रेशन में, या मोटिव माना जाता है, तो आप कितना जरूरी समझते हैं इसे फॉर अ ब्यूरोक्रेट? मेरा मानना है इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर हम देखते हैं कि CM या PM, CM की सर दरबार लगती है जहाँ पे वो आम लोगों की सुनवाई सुनते हैं। तो सर अगर कोई अपनी सुनवाई लेकर आ रहा है CM के पास, एंड फॉर दैट मैटर चाहे वो IAS या PCS के पास आ रहे हैं, DSP के पास या किसी के पास आ रहे हैं, अगर हम सर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होंगे तो हम उनके दुख में साथ रोने लग जाएंगे, हम सोल्यूशन कब देंगे। बट हमें वो समझना होगा कि हमें उससे दुख नहीं मनाना है, बल्कि उसका एक प्रैक्टिकल जवाब देना है। कि अगर किसी के साथ कोई हुआ है, कोई सड़क हादसे में, यदि किसी की तेज रफ्तार की मोटरसाइकिल से किसी सड़क पार कराते बच्चे को चोट लग जाती है, तो उसके लिए सिर्फ वो मोटरसाइकिल वाला ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उस बच्चे को जिसने सड़क पार होने दिया वो भी जिम्मेदार है बिल्कुल कि सही। बच्चा अकेला ना हो। जी सर। पावर और अथॉरिटी में कैसे डिफरेंस लाते हो आप? कैन आई टेक 30 सेकंड? पावर एंड अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है? जी अच्छा। जी जी सर। सर पावर एंड अथॉरिटी सर, पावर इज समथिंग दैट सर, कैन आई टेक एन एग्जांपल? हाँ बिल्कुल। Sir, in a small family like India, any family, like there are father and son. People say that father have all the authority, and but real power is mostly administered by the son, who's getting of 30 or 35 age. So it's in India, it's on a big level that we say that the power rests in the president of India to sign all the subjects, but we see that the authority lies in the hands of, mostly the practical authority lies in the hands of prime minister, because he is the face of India. So I think they both go hand in hand, but they need to be differentiated well to work well. Power is more influential aspect, authority is more legal aspect. Sorry, sir. चलो I will take नाइस। care of that. अच्छा आकृति, अभी आपने न्यूज में देखा होगा, एक हफ्ते पहले संविधान के 2 आर्टिकल्स के ऊपर काफी डिबेट हुई इंडिया में, काफी आर्टिकल्स भी आए, आर्टिकल 39B एंड 39C। तो ये 2 आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट हैं? सर आर्टिकल 39B and C, they are part of DPSP. सर जो ये बताते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल मैन होना चाहिए, लोगों के इक्वल राइट। नो 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 बेटा, ये बेटा 39B और 39C आपके टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेरी अच्छा मेरे को ये बता बेटा, टोटल हमारे के यहाँ पॉलिटी में कितने तरह के मिनिस्टर्स होते हैं? sir, I'm really sorry, I'm forgetting that. Yes, I will brush up Okay, no, on no the issues, polity issues. no issues बेटा, Yes. no issues. Okay, 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 okay. अच्छा आकृति, अगर आजकल उत्तराखंड में एक सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है फॉरेस्ट फायर। ओके, तो इफ यू आर SDM of a particular area and your area is just adjacent to the forest, what all steps would you take to prevent the forest fire? Yes, sir. So being the in charge of that area, what I will do, all the fire-prone areas, I know that this has to be handled on a war footing. So if needed, मैं अपने अगल बगल के जिलों से भी, और अगर और भी जरूरत पड़े तो अगल बगल के स्टेट से भी
मैं जो फायर कंटेन करने वाली सर गाड़ियां होती हैं उन्हें जरूर एक्स्ट्रा मंगवा के रखूंगी उन जगहों पे, एंड इन एवरी किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर आई वुड लाइक टू एम्प्लॉय दोज ट्रक्स ओवर देयर, दोज फायर ट्रक्स। एंड सर उनके साथ 2 अग्निशमन कर्मचारी सर जो वहां हर वक्त तैनात रहेंगे, कोई भी मैं उसमें ढील नहीं होने देना चाहूंगी। एंड ऑन एवरी डे बेसिस आज के समय में सर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सर ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कहीं कोई स्पार्कलिंग दिखती है एवरी इवनिंग, हम उसका चेक कर सकते हैं ताकि सर रात को इन केस ऐसी कोई फायर का कहीं घटना होने वाला हो तो हमें सर थोड़ा सा पहले पता लग जाए। और यस सर, मैं टेक्नोलॉजी और मैन पावर दोनों को इम्प्लॉय करना। ओके ओके। अच्छा बेटे, मेरे को ये बताएं कि आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा? एथिक्स एंड हिस्ट्री, तो ये मेरे फेवरेट। एथिक्स एंड हिस्ट्री, अच्छा। तो हिस्ट्री में कौन सा आपको हिस्ट्री सबसे बेस्ट लगता है? तो हिस्ट्री मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से गांधी जी का आगमन होता है गांधी जी का? 1915 में। ओके। तो आप गांधी जी को किस उसमें लेते हैं, वेदर गांधी जी वॉज मॉडरेट, गांधी जी वॉज एक्सट्रीमिस्ट, किस कैटेगरी में गांधी जी को आप डालते हैं? तो गांधी जी को ना सिचुएशनल कैटेगरी में डालूंगी, जो दोनों ही कैटेगरीज में बड़े वेल वर्स हो जाते थे। जब उन्हें लगा कि चौरी चौरा इंसिडेंट में लोगों ने थोड़ा सा वायलेंस कर दिया है, थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, तो उन्होंने सर एनसीएम वापस ले लिया। और जब उन्हें 1942 में लगा नहीं अब बहुत हो गया, उन्होंने हटाए। तो सर समय की नजाकत को समझ के जब उन्होंने स्टेप्स लिए फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड द वे ही एक्सपेरिमेंटेड। Is it right to call it Gandhi ji was a mixture of moderates and extremists? यस Okay. अच्छा, गांधी जी when he came back to India from South Africa, what was the name of his ship? I know it's a factual question, but sometimes you get the factual question in the interview also. यस It वेरी is सॉरी आई कैन। SS Arabia. Okay. Okay. एथिक्स के लिए अभी आपका क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट एथिक्स है तो सर थोड़ा सा पूछेंगे। एथिक्स में एक प्लाटो का कथन है, किंग शुड बी द फिलोसफर और अदर द फिलोसफर शुड बी द किंग। इससे आप क्या समझते हैं? हाँ। सर जिस सर मैंने थोड़ा सा जितना सर प्लेटो को पढ़ा है मुझे यही लगता है वो थोड़ा सा ना इतना प्रैक्टिकल नहीं है सर आज के समय में। किंग शुड बी फिलोसोफर एंड फिलोसोफर शुड बी किंग, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन हो गई। मैं इथिक्स को, मेरा पर्सनल व्यू है सर, मैं बहुत ही इंडियनाइज करके देखती हूँ। ये राम राज्य की बातें हो जाती हैं फिर सर, और फिर इतना आसान नहीं है सर टू अचीव द राम राज्य। नहीं, तो एक्चुअली जी सर, मॉरल और एथिक्स में क्या डिफरेंस देखती हैं आप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल्स एंड एथिक्स? moral are something that are developed over time, seeing the situation. नहीं, मॉरल That इंडिविजुअल होते हैं, एथिक्स कलेक्टिव होता है। लाइक ईटिंग वेज एंड नॉन वेज, it can be moral for someone or someone not. Even if you are not getting into one decision, it can be moral subjectivism. The name is moral subjectivism. Ethics is collective. is a subjective. Yes. ठीक है, चलो फिर। Yes. कृति जी, आप अभी बात कर रहे थे 1942 की, गांधी जी की। तो जब जी। 42 में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, तो आप उसमें कैसे देखती हैं उनको? हिंसावादी देखते हैं या अहिंसावादी देखते हैं उस समय भी? ऐसा मैं उस वक्त भी अहिंसावादी देखती हूँ, कैसे? क्योंकि सर हर चीज का एक लिमिट होता है। एक बांध जब हम बनाते हैं सर तो बांध की सर एक लिमिट होती है, पानी भरते 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 भरता है। तो गांधी जी अहिंसावादी ही थे पर उनका जो सब्र का बांध था सर वो भर गया था मुझे लगता है। तो फिर तो मतलब ये एक तरह की हिंसा ही हुई ना? सर हुई तो बांध भर हिंसा ही, जाना बट मतलब एग्रेशन आया कि बस अब जो हो जाए देख लेंगे। बट जी सर ठीक कह रहे हैं, आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आया तो जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा आकृति जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये रामनाथ कोविंद कमेटी के बारे में आपका क्या विचार? सर रामनाथ कोविंद जी जो हमारे एक प्रेसिडेंट थे सर, उन्होंने एक जो कमेटी बनी थी सर वो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बनी थी सर। हाँ। और उन्होंने उसमें नोट दिया है कि हाँ जी ये होना चाहिए, दिस विल बी अ गुड स्टेप इन इंडिया। तो सर इस इतना बड़ा पैनल, इतनी बड़ी कमेटी ने बैठ के नोट नोट दिया है तो इट शुड बी गुड, इट इज नहीं नहीं, गुड, बट वी व्हाट आर इज येट योर टू सी। ओपिनियन कि
होना जी सर, चाहिए नहीं होना मेरा चाहिए? सर मुझे लगता है होना चाहिए, बट द प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आर येट टू कम। जी सर, इससे कहीं ना कहीं सर सर ये दो धारी तलवार है। अभी इससे ये भी हो सकता है कि एक ही पार्टी की प्रधानता अधिक हो जाए भारत में, पर सर ये भी होगा कि हमें बहुत सारा इलेक्शन का खर्चा बचेगा। तो मुझे लगता है सर इट्स अ गुड आइडिया ओवरऑल। ओके ओके आकृति, ठीक है आकृति, यहाँ पे आपका हम रोक रहे हैं। जो सेकंड आपके डेट 29 है, उससे पहले हम आपका एक और मॉक कंप्लीट करेंगे, ठीक है? एंड विद इन 5 मिनट्स, अभी आपको म्यूट कर रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स वी आर गेटिंग बैक टू यू रिगार्डिंग द फीडबैक, ओके? यस